अरे अब समझ नहीं आता, अरे अब समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है। एक तरफ ज़बरदस्त ज़िंदगी है, दूसरी तरफ मतलबी ज़माना है। एक तरफ ज़बरदस्त ज़िंदगी है, दूसरी तरफ मतलबी ज़माना है। दोस्तों ये लाइन मैंने आज सभी के लिए इसलिए बोली है क्योंकि दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने स्टडी पर प्रॉपर ध्यान लगाना है, आपको अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना है कि मतलबी ज़माने की तरफ जाना है। दोस्तों इस लाइफ के हेर फेर में आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। मैं आपको एक एक्सपीरियंस के बेस पर कह सकता हूँ, इस ज़माने में बहुत मतलबी लोग हैं और इस ज़माने के लोग आपको तभी तक पूछेंगे जब तक उनसे आपका काम होगा, इसके बाद लोग आपको भूल जाएंगे। तो इस मतलबी ज़माने से आप दूर हटिए और अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने स्टडी पर फोकस कीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश की इस क्लास में। आज क्लास 2 है और क्लास जैसा कि हमने कहा है कि हम क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए और जो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं उन सभी के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट की है ग्रामर की। तो वो सीरीज का आज दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, पहले लेक्चर को देख लीजिए। आज क्लास 2 है तो आज भी मैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को कवर करूँगा। आज हमने क्वेश्चंस को बढ़ा दिया, एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है, 6 क्वेश्चन। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को अप करते हुए चले जाएंगे और अपने दायरे को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक और इस वीडियो को मैक्सिमम मित्रों तक करिएगा शेयर। और जितने भी आप सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं उन सभी के अंदर कर दीजिएगा शेयर, ताकि आपके साथ जो भी जुड़े लोग हैं आपके मित्र वो भी अच्छा कंटेंट पढ़ पाएँ। क्योंकि आपको पता है नॉलेज जो है तो जितना आप डिवाइड करेंगे, जितना आप बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करेंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट लिखते चलेगा। चलिए सबसे पहले कह रहा है यू कैन राइट डैश अ पेंसिल विथ और बाई। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं इस विथ प्रीपोजिशन की और इस बाई प्रीपोजिशन की, दोनों का यूज लीजिएगा। दोस्तों ये दोनों ही इंग्लिश में प्रीपोजिशन होते हैं। ये दोनों ही इंग्लिश में क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। तो आप इतनी बात लिख लीजिएगा कि जो विथ और बाई होते हैं ये दोनों ही इंग्लिश में प्रीपोजिशन होते हैं। जब भी हम विथ की बात करते हैं तो विथ का यूज़ किया जाता है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट के लिए। जब भी हम किसी उपकरण की बात करते हैं तो हम जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, किसी उपकरण की बात करते हैं तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। और वाई का यूज़ हम तब करते हैं दोस्तों जब हम किसी एजेंट की बात करते हैं। एजेंट का मतलब है कोई भी पर्सन की बात हम करते हैं। तो जब हम किसी पर्सन की बात करें, किसी एजेंट की बात करें तो वहाँ पर हम बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। और विथ की बात हम तब करते हैं जब हम कहीं पर किसी इंस्ट्रूमेंट उपकरण की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं विथ। चलिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। मैंने कहा कि ही इज संग बाई सॉन्ग, ऐसा आप लिख सकते हैं। सॉन्ग इज संग बाई हिम। सॉन्ग इज संग बाई हिम। तो आपने देखा कि गाना जो है वो उसके द्वारा गाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा हिम क्या है? पर्सन है। और जब हम बात पर्सन की करते हैं तो पर्सन एजेंट की बात करते हैं तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? बाई लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने बाई लगाया। अब एक उदाहरण मैं आपको विथ का दे रहा हूँ। मैंने जैसे लिखा दोस्तों आई कट द केक और फिर मैंने लिखा नाइफ। तो आपको पता है नाइफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। नाइफ माने चाकू। तो आपको मैंने क्या कहा यहाँ पर कौन सा प्रयोग करना है? विथ। आई कट द केक विथ नाइफ। मैंने चाकू से केक काटा। इसका मतलब विथ का इंस्ट्रूमेंट। तो नाइफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। तो जब भी हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। तो देखिए सवाल में यू कैन राइट डैश अ पेंसिल। आप पेंसिल से लिख सकते हैं। तो आपको पता है पेंसिल क्या कोई पर्सन है? नहीं सर, पेंसिल पर्सन तो नहीं है। तो पेंसिल फिर इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम कोई काम करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? विथ लगाएंगे। तो पहले सवाल का राइट आंसर हो जाएगा विथ। और हमने पहले सवाल में 2 कॉन्सेप्ट सीखा उदाहरण के साथ में। इसको नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। फटाफट से दूसरे सवाल पर आइए। इसको मैं हटाता हूँ, इसको आप हटा लीजिएगा। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, अपनी कॉपी में नोट डेफिनेटली कर लीजिएगा। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आइए। व्हेन यू डैश देयर सेंड मी अ टेलीग्राम। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, देखिएगा जब भी हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की तो याद रखिएगा दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आपको यस एच बी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और दूसरा नियम जान लीजिए,
दूसरा नियम जान लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों आपको हमेशा व हमेशा PHV प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए। अब दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है सी, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है किसी पर्सन का नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और आई जो है, आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं दो टेंसों में, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपके सामने बी आता है, आपके सामने दे आता है, आपके सामने यू आता है, और यू के साथ साथ आई को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल रखते हैं। बाकी सब्जेक्ट के साथ बाकी सेंटेंस में आई का बिहेवियर सिंगुलर रहता है। तो हमने क्या कहा, और कोई भी अगर प्लूरल अगर कोई भी नाउन आ गया तो उसके साथ भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाइए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो अब देखिए यू कौन सा सब्जेक्ट है? यू आपने देखा सर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, वो यस नहीं होती। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिन वर्ब में, सुन लीजिए या लिख लीजिए, जिन वर्ब में यस या ईएस लगा होता है, जिन वर्ब में यस या ईएस लगा होता है, वह वर्ब जो होती है वह वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है। याद रखिएगा, जिन वर्ब में यस या ईएस लगा होता है वह वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब होती है। तो ऐसी कोई भी वर्ब जिनमें यस या ईएस लगा होगा वह सिंगुलर वर्ब होगी, बाकी बची हुई वर्ब प्लूरल वर्ब होगी। तो आपने देखा इसमें तो यस लगा है, ये तो सिंगुलर वर्ब है और ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। इस वजह से रीच यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस मच एनी मेनी। जब भी हम बात करते हैं दोस्तों मच की, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि जो मच होता है वो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। तो ये जो मच है उसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिनमें हम गिनती के अंक नहीं लगा सकते, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा वाटर, तो वाटर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ आप लगाएंगे मच वाटर, ठीक है। तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। और जब भी हमने आपको कल भी बताया था कि मेनी का प्रयोग जो किया जाता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर पाएँ उनके साथ मैनी आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया पेंस, तो पेंस को आप काउंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आप मैनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्लियर बात है। चलिए, और एनी का प्रयोग जब भी हम एनी की बात करते हैं तो एनी का यूज लिख लीजिएगा। एनी का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। जिन सेंटेंसों में नॉट लगा होता है, उनके साथ आप एनी का प्रयोग करेंगे। तो जिन सेंटेंसों में नॉट लगा होगा उसके साथ आप क्या लगाएंगे? सम और एनी में से एनी का प्रयोग करेंगे। तो एनी इज यूज फॉर निगेटिव सेंटेंस। और जिन सेंटेंस में जर्नल क्वेश्चन पूछा जाए, साधारण क्वेश्चन पूछा जाए, जर्नल क्वेश्चन, तो जर्नल क्वेश्चन को पूछने के लिए भी, साधारण प्रश्न को पूछने के लिए भी एनी का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट नोट करते चलिएगा, साधारण क्वेश्चन को पूछने के लिए भी एनी का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि इस सवाल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और साधारण क्वेश्चन को पूछने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एनी का। तो यहाँ पर एनी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल, प्लीज वेट हियर डैश आई रिटर्न, व्हेन और टिल। तो यहाँ पर मैं आपको टिल का प्रयोग बताता हूँ। जब भी हम टिल की बात करते हैं, टिल का यूज लिखिए, जब भी हम टिल की बात करते हैं तो टिल का मतलब होता है जब तक, या फिर आप कह सकते हैं तक। टिल की बात जब भी हम करते हैं तो टिल जो है वो बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। टिल बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट को, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए टिल का प्रयोग किया जाता है। और टिल जो है वो लेंथ ऑफ टाइम भी बताता है, यानी दो समय के बीच की दूरी को बताने के लिए टिल का प्रयोग किया जाता है। लेंथ ऑफ टाइम भी बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक फिक्स समय, आप कह सकते हैं जैसे 6 PM 2 PM, ये फिक्स टाइम है। अगर ये शब्द कहीं पे लगे, ये कहीं पे लगा है 6 PM 2 PM 3 PM, ठीक है, तो आप टिल का प्रयोग करेंगे। और लेंथ ऑफ टाइम, दो समय के बीच की दूरी को। तो मैंने कहा प्लीज वेट हियर, यहाँ इंतजार करना, डैश आई रिटर्न,
जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो यहाँ पर टिल का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर लेंथ ऑफ टाइम बताया जा रहा है। अगला सवाल, राधा इज डैश एमए इन इंग्लिश। ये सवाल बेहद आसान है, आपको पता है ये आर्टिकल का सवाल है। हमने आपको कल ही आर्टिकल ए और एम का यूज़ बता दिया था, तो इसमें अपने से पहले टिक कीजिएगा। आपने देखा एम ए, एम की साउंड क्या है, आ से आहा के बीच, और आ से आहा के बीच की साउंड के लिए आप क्या लगाएंगे, एम, एन एम ए इन इंग्लिश। अगला सवाल, ही इज़ नॉट ऑनरेबल। ये भी आर्टिकल का सवाल है, ऑनरेबल। तो ऑनरेबल को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे, ऑनरेबल। तो ये भी आ से आहा के बीच के साउंड का शब्द है, तो ऑनरेबल के साथ भी आपको एन लगाना है। आज हमने 3 और 3 6 क्वेश्चंस को कवर किए। इन 6 क्वेश्चन में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट हमने सीखा। इन कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।